Hi friends, welcome to Daily UPSC Learning, a self-study channel for UPSC. लास्ट क्लास तक हमने पढ़ लिया था ऑगस्ट ऑफर, वर्ल्ड वॉर टू एंड इट्स नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स एंड क्रिप्स मिशन. अब हम लोग क्रिप्स मिशन के बाद में पढ़ेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट. तो क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत सारे पार्ट्स है, दैट इज सब पार्ट्स है. मेंस प्रीलिम्स दोनों में ये आता है क्योंकि ये बहुत बड़ा मूवमेंट है. इसीलिए द फर्स्ट विल रीड अबाउट द फैक्टर्स, फिर हम लोग पढ़ेंगे रिजोल्यूशन, क्या क्या प्रोविजंस थे रिजोल्यूशन के, महात्मा गांधी के क्या इंस्ट्रक्शंस थे एंड व्हाट वर द फेजेस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट. ये होगा फर्स्ट माइंड मैप का समरी. तो चलिए पढ़ते हैं. व्हाट वाज द फैक्टर बिहाइंड क्विट इंडिया मूवमेंट. फर्स्टली क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त रिवॉल्यूशन भी कहते हैं क्योंकि 1942 अगस्त में ये शुरू हुआ था. इसीलिए ये ध्यान में रखना कि क्विट इंडिया मूवमेंट का दूसरा नाम है अगस्त रिवॉल्यूशन. फिर अब फैक्टर्स क्या थे, मतलब क्यों क्विट इंडिया मूवमेंट आया. सबसे पहला तो क्रिप्स मिशन फेल हो गया था, जो हमने लास्ट क्लास में देख लिया है कि इंटेंशन ब्रिटिश के तो थे ही नहीं कि भाई इंडियंस को उनके हिसाब से रूल किया जाए. प्लस बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज ऑफ मेनी प्रोविजंस जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. इंडियन नेशनल मूवमेंट की एक स्ट्रेटेजी होती थी, दैट इज पहले थी स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल एंड बाद में जवाहरलाल नेहरू ने बोला था स्ट्रगल विक्ट्री. तो दिस वाज लाइक अ फाइनल असॉल्ट, एक फाइनल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू करना चाहते थे लीडर्स, जिससे हमें सीधा इंडिपेंडेंस मिलता था पूर्ण स्वराज के लिए. प्लस लास्ट क्लास में हमने ये भी पढ़ लिया था कि ब्रिटिश ने वॉर रिवर्सल्स फेस किए. वॉर रिवर्सल्स मतलब ब्रिटिश हार गई साउथ ईस्ट एशिया में, एंड इसी वजह से हेगेमनी जो होता है, जो वर्चस्व ब्रिटिश लोगों का, वो खत्म हो गया एंड फियर आल्सो वाज रिमूव्ड इन द माइंड्स ऑफ द पीपल. तो ये तो हो गया हेगेमनी का पार्ट. फिर जापानीज इन्वेजन वाज एट द डोर स्टेप, जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ लिया था. तो लीडर वांटेड टू कंडीशन मासेस फॉर अ न्यू मूवमेंट, दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट. फिर वॉर टाइम रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत सारे थे, इन्फ्लेशन था, फेमाइन, कोअर्शन, ब्रिटिश पॉलिसीज, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, ये सब था. इस वजह से क्या हुआ कि पीपल वेर वेरी डिसकंटेंटेड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. इसीलिए फिर क्या हुआ, एज अ स्टोरी ये सब हम लोग पढ़ेंगे. फिर जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये लोग एंड बाकी लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो सब मिले वर्धा में एंड एक रिजोल्यूशन पास किया गया, दैट इज क्विट इंडिया रिजोल्यूशन, जिसमें बोला गया महात्मा गांधी लीडर होंगे क्विट इंडिया मूवमेंट के. चलो ये तो ठीक है. अब इसके बाद में इन्होंने अप्रूव किया, तो ये जो क्विट इंडिया रिजोल्यूशन है ये अप्रूव किया गया बॉम्बे ग्वालियर टैंक में अगस्त 8 में, इसीलिए इसे कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट और अगस्त रिवॉल्यूशन. फिर उसके बाद अब इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे. सबसे पहले इन्होंने बोला कि भाई इमीडिएट एंड चाहिए हमें ब्रिटिश रूल को, हम लोग प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाएंगे, हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे एंड महात्मा गांधी लीडर होंगे क्विट इंडिया मूवमेंट के. अब महात्मा गांधी ने क्या किया कि अपने तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए सारे लोगों को. इसके पहले जो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930s में, महात्मा गांधी कहते थे रिजाइन करने को या फिर छोड़ देने को, लेकिन इस बार महात्मा गांधी ने कुछ अलग इंस्ट्रक्शंस दिए. सबसे पहले गवर्नमेंट सर्वेंट्स को उन्होंने बोला कि रिजाइन मत करो, लेकिन अपना जो अलीजियंस है, जो ओबीडियंस है, वो आप इंडियन नेशनल कांग्रेस को दे दो. सोल्जर्स को बोला कि भाई छोड़ो मत सर्विस अपनी, लेकिन जो इंडियन नेशनलिस्ट होंगे उनके ऊपर फायर मत करो. स्टूडेंट्स को बोल दिया कि भाई छोड़ दो कॉलेजेस अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो. पेजेंट्स को बोला कि भाई जो जमींदार एंटी ब्रिटिश है उसे रेंट दे दो, जो भी म्यूचुअली एग्रीड तुम्हारा रेंट है, एंड जो प्रो ब्रिटिश है उसे रेंट बिल्कुल मत दो. प्रिंसेस को बोला कि भाई सॉवरेनिटी ऑफ पीपल, दैट इज पीपल का रूल मानिए आप लोग. और जो प्रिंसली स्टेट्स में पीपल थे उन्होंने बोला कि रूलर को तभी सपोर्ट करना अगर वो एंटी ब्रिटिश हो तो ये तो हो गया इंस्ट्रक्शंस. अब हम लोग पढ़ते हैं चार फेजेस. चार फेजेस क्या थे. सबसे पहले तो 8 अगस्त को ये रिजोल्यूशन पास हुआ, लेकिन 9 अगस्त के सुबह क्या हुआ कि जितने भी सारे लीडर्स थे, टॉप लीडर्स जो ये थे, लीडरशिप जो प्रोवाइड करने वाले थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया और अननोन प्लेस में जाके बंद कर दिया गया. फिर इसमें उसके बाद में और क्या हुआ, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया और बैन कर दिया गया इनको. तो ऑब्वियसली ये सब तो फिर कोई काम के नहीं होंगे, इवेंट ही नहीं आएगा, दैट इज मूवमेंट ही नहीं होगा. पब्लिक मीटिंग्स को बैन कर दिया गया. फिर भी
जो यंग पीपल थे या फिर जो यंग लीडर्स थे, उनमें से एक दैट इज अरुणा असफ अली, इन्होंने लीड किया फर्स्ट इनिशियल फेज, और उसे दैट इज शी हॉइस्ट द फ्लैग, तो उन्होंने झंडा लहरा दिया, तो वो तो स्टार्ट हो गया, इसका मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड। अब फर्स्ट फेज जो था वो था अगस्त 1942 टू अक्टूबर 1942। इसमें हुए मास प्रोटेस्ट, ऑल इंडिया लेवल पे प्रोटेस्ट हुए, स्ट्राइक्स हुए, एजिटेशन हुए, वायलेंस हुआ। ये पीटी पॉइंटर आप याद रखेंगे, वायलेंस हुआ। सिंबल्स ऑफ ब्रिटिश वेयर अटैक्ड, कैसे अब रेल अटैक किया गया, ट्रैक्स उखाड़ दिए गए, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, बिल्डिंग्स, इसमें फ्लैग होस्टिंग किया गया, टेलीग्राफ के वायर्स कट किए गए, स्टूडेंट्स एंड यूथ बहुत लार्ज नंबर्स में पार्टिसिपेट किया उन लोगों ने। हैंड रिटन जर्नल्स बनाए, क्योंकि न्यूज़पेपर तो बैन थे इसलिए इन्होंने हैंड रिटन जर्नल्स बनाए। फिर लेबर स्ट्राइक हुआ अहमदाबाद, बॉम्बे, पुणे, इस जगह, और यूपी बिहार में इसका सबसे ज्यादा रोल था। ये तो हो गया फेज 1। अब फेज 1 के बाद में फेज 2 शुरू होता है अक्टूबर 1942 टू फरवरी 1943। इस फेज में मोस्टली अंडरग्राउंड एक्टिविटीज थे और उसके लिए कोऑर्डिनेटेड अप्रोच था। एक्टिव फेज तो ये जो था, एक्टिव फेज इसे कहते हैं एक्टिव फेज, वो तो अब खत्म हो चुका था, लेकिन कुछ लीडर्स जैसे अच्युत पटवर्धन, अरुणा असफ अली, लोहिया, देन सुचिता कृपलानी, बीजू पटनायक, इनका रोल बहुत ज्यादा था इस टाइम। इन्होंने क्या किया कि एक लाइन ऑफ कमांड बिठाई, मतलब एक लीडरशिप की पोजीशन जारी रखी थ्रू अंडरग्राउंड एक्टिविटीज। प्लस इन्होंने मोरल बूस्टअप किया लोगों का एंड ऑर्गेनाइजेशन चलाया, दैट इज इंटरनेशनल कांग्रेस। फिर बहुत सारे सेक्शंस भी पार्टिसिपेट किए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, गांधीयंस, रिवॉल्यूशनरीज, कैपिटलिस्ट, स्टूडेंट्स, सारे लोग आ गए। कुछ हम लोग इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ते हैं, दैट इज उषा मेहता, शी स्टार्टेड आजाद रेडियो, कहां से वो पता नहीं, लेकिन इट वाज अंडरग्राउंड। आजाद रेडियो स्टार्ट किया गया था उषा मेहता ने। कर्नाटका मेथड लॉन्च हुआ, जिसमें पेजेंट्स क्या करते थे, रात में जो थे इनके जो भी कोई काम होता था उसमें बाधा डालते थे, तो पेजेंट एक्टिविटीज एट नाइट, इसे कहते हैं कर्नाटका मेथड। जेपी नारायण ने इंडिया नेपाल बॉर्डर में गिरिला वॉरफेयर स्टार्ट किया, एंड कुछ अलग लोग जो थे उन्होंने लोकल लेवल टीम्स लेके लोकल फाइट्स लड़ी। अब इसका ये तो हो गया फेज 2 खत्म। अब फेज 3 में आया एक नया ट्विस्ट किसने लाया, महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने क्या किया कि गवर्नमेंट जो थी, गवर्नमेंट ब्रूटल रिप्रेशन कर रही थी इन लोगों का, इन सब लोगों का, तो महात्मा गांधी ने 21 डे का फास्ट किया जहां पे वो बंद थे अगेंस्ट द वायलेंस बाय गवर्नमेंट। तो इससे क्या हुआ कि लोगों का मोरल बूस्ट हुआ, जो उन्हें ताकत चाहिए थी वो उन्हें मिल गई, और ब्रिटिश की हेजेमनी खत्म हो गई और धीरे धीरे और इरोड होने लग गई। वायसरॉय के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उसमें जो इंडियन मेंबर्स थे, मेजोरिटी जो थी, उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो ये तो हुआ थर्ड फेज। अब फोर्थ फेज में पैरेलल गवर्नमेंट बिठाई गई। जो फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट थी वो थी बलिया यूपी में अंडर चित्तू पांडे, ये भी एक गांधीयनी थे, ये अगस्त 1942 में स्टार्ट किया गया। फिर सेकंड जो था वो तमलुक बंगाल में, ये चला 1944 तक, और थर्ड जो था ये सातारा में हुआ, महाराष्ट्र, एंड इट वाज लॉन्ग लास्टिंग। तो ये तो हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट का फर्स्ट माइंड मैप। इसके बाद में हम लोग देखेंगे स्प्रेड, मास पार्टिसिपेशन और उसका एनालिसिस। तो चलिए देखते हैं। तो ये है गाइस सेकेंड माइंड मैप, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सटेंट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, मास पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स आया, फेमाइन ऑफ 1943, व्हाट वाज द एस्टिमेट और सिग्निफिकेंस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड कभी कभार वो डिबेट पूछ लेते हैं, दैट इज वाज दिस क्विट इंडिया मूवमेंट अ स्पॉन्टेनियस इवेंट और अ प्लान्ड रेबेलियन। तो इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए सबसे फर्स्ट तो हम लोग एक्सटेंट देखते हैं, विल गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो बलिया, गाजीपुर एंड आजमगढ़, इस जगह पे यूपी, ये पार्ट है यूपी का, तो यूपी में ये एरिया बहुत ज्यादा एक्टिव था ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। बलिया में जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि चित्तू पांडे नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट, द फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट वाज एट बलिया। पैरेलल गवर्नमेंट मतलब हम लोग गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट को मानेंगे नहीं और हम लोग हमारी सरकार खुद चलाएंगे, तो दिस इज नोन एज पैरेलल गवर्नमेंट। बिहार में पेजेंट्स वेर द मोस्ट पावरफुल, दे यूज्ड टू रैली, दे यूज्ड टू हाइस्ट द फ्लैग्स, सिंबल्स जो थे ब्रिटिश के उसे वो जला देते थे, वायलेंस वाज एट पीक। फिर जमींदार्स भी पार्टिसिपेटेड थे इसमें, मर्चेंट्स भी थे। देयर वाज अनदर पैरेलल गवर्नमेंट एट बार, तो ये बार इज इन बिहार, एंड इट वाज अंडर गोप्स एंड दुसत्स, तो ये लोअर कास्ट कम्युनिटी थी, इट वाज दे वेर
कंडक्टिंग द पैरेलल गवर्नमेंट। उसके बाद जेपी नारायण, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि इंडिया नेपाल बॉर्डर पे ये गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे थे, उसी को हम लोग कहते हैं आजाद दास्ता। अब हम लोग आते हैं, दिस इज बंगाल, मिदनापुर वगैरह ये सेक्शन। इस सेक्शन में क्या हुआ था, साइक्लोन आया था लेकिन गवर्नमेंट ने रिलीफ नहीं दिया था, इसलिए इन्होंने क्या किया, फिर से वही कि खुद की सरकार बना ली। कांथी में स्वराज पंचायत, तामलुक में जातिया सरकार एंड दिनाजपुर में संथल ट्राइबल्स वेर एक्टिव। तो ये आप ध्यान में रखना, ये दो तो पैरेलल गवर्नमेंट्स है, तामलुक एंड कांथी में, और दिनाजपुर में संथल ट्राइबल्स वेर फॉलोइंग गांधीयन मेथड्स। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं ओडिशा एरिया। ओडिशा में क्या हुआ था, दे वायलेटेड द फॉरेस्ट लॉज। तालचेर में सेम कि लोकल राजा की जो सुप्रीमेसी थी वो खत्म कर दी उन्होंने, एंड पीपल गवर्न देमसेल्व्स बाय चासी मुलिया राज। फिर मलकनगिरी में लक्ष्मण नायको नाम के जो व्यक्ति थे, ही assembled all the tribals and he attacked the liquor and opium shops in Odisha। फिर हम लोग आते हैं सातारा। सातारा दैट इज महाराष्ट्र कर्नाटका। ये एरिया भी बहुत ज्यादा एक्टिव था, लेकिन सातारा स्पेशली में प्रति सरकार बनी थी, एंड प्रति सरकार में सेवा दल एंड तूफान दल वेर द पार्ट्स। सेवा दल मतलब वॉलंटियर कॉर्प्स एंड तूफान दल वेर द विलेज यूनिट्स, और इनके जो लीडर्स थे वो थे नाना पाटिल, वाईबी चौहान, ये सब लोग यहाँ प्रेजेंट थे। गुजरात में खेड़ा, सूरत, ब्रोच, दिस एरिया वाज एक्टिव। अब ये ध्यान में रखिए कि सदर्न इंडिया वाज नॉट एक्टिव एज इट वाज बिफोर। व्हाई? बिकॉज इन्हें लगता था कि इट इज अ नॉर्थ इंडियन मूवमेंट, तो इसीलिए राजा जी, पेरियार वगैरह ये सब सपोर्ट नहीं करते थे। और कौन सपोर्ट नहीं करते थे? सबसे पहले तो ये सदर्न इंडिया वाज नॉट, इसलिए यहाँ पे क्रॉस मारा है, इट वाज नॉट एज एक्टिव। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, आरएसएस, दे ऑल स्टेड अवे। प्लस लेकिन यहाँ पे कम्युनल क्लैशेस भी नहीं था, तो दिस एक्चुअली हेल्प इन द क्विट इंडिया मूवमेंट, इसीलिए वो इतना सक्सेसफुल रहा। कम्युनिस्ट ऑल्सो पार्टिसिपेटेड डिस्पाइट द ऑफिशियल पोजीशन। ऑफिशियल पोजीशन इन्होंने बोला था कि नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया कुछ कम्युनिस्ट ने। अंबेडकर ऑल्सो अपोज्ड, ही जॉइंड वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज अ लेबर मेंबर, बट दलित ज्वाइंड, और इसी वजह से इन्होंने जब ज्वाइन किया तो नेक्स्ट जो इलेक्शन था उसमें इन्हें बड़ी मात्रा में हार भी मिली बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अब मास पार्टिसिपेशन क्या क्या था? मास पार्टिसिपेशन, यूथ वेर एट द फोरफ्रंट, विमेन वेर ऑल्सो प्रेजेंट एट इन लार्ज नंबर्स लाइक अरुणा आसफ अली, सुचिता कृपलानी, उषा मेहता, आजाद रेडियो हमने पढ़ा था, है ना। फिर वर्कर्स वेर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग, इन्होंने स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज किया, लेकिन रिप्रेशन भी सबसे ज्यादा वर्कर्स का हुआ। Peasants were the heart of the Quit India movement. Anti-जमींदारी violence was absent, क्योंकि some जमींदार्स were also present, तो वो एक बात आप ध्यान रखेंगे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स were also participated. लोअर रैंक्स के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपनी अलीजियंस दे दिया था, दैट इज हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिलोंग करते ऐसे बोल दिया था, और इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर मुस्लिम्स ने भी मदद की इन अंडरग्राउंड एक्टिविटीज, तो उन्होंने शेल्टर वगैरह दिया, तो ये भी ध्यान में रखना। हिंदू मुस्लिम क्लैशेस वेर आल्सो नॉट देयर, लेकिन मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट नहीं की, हिंदू महासभा पार्टिसिपेट नहीं किया, आरएसएस एंड अंबेडकर डिड नॉट पार्टिसिपेट। प्रिंसली स्टेट्स में भी लो रिस्पॉन्स आया। अब हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था इस टाइम पे। सबसे पहले तो मार्शल लॉ वाज नॉट अप्लाइड, बट देयर वाज सीवियर रिप्रेशन। तो सीवियर रिप्रेशन रहा, लाठीचार्ज किया इन्होंने, टीयर गैस यूज किया, प्रेस को बंद कर दिया, और ऊपर से मार्च 23, 1943 में पाकिस्तान डे, ये अलग है, लाहौर रिजोल्यूशन, पाकिस्तान रिजोल्यूशन अलग है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, पाकिस्तान डे वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग दिस मार्च 23, 1943। अब इस टाइम पे गवर्नमेंट की वजह से फेमाइन भी आया। तो फेमाइन में क्यों आया फेमाइन? इसके रीजंस यहाँ पे हैं कि भाई जो फूड था, एक तो वो आर्मी को दे दिया था। अब फेमाइन में जब वर्ल्ड वॉर होता है ना, तो ये ध्यान में रखना कि इन्फ्लेशन बढ़ता है, मिजरी लोगों की बढ़ती है, फूड जो है वो आर्मी को दिया जाता है, तो उस वजह से इंडिया दैट इज कॉमन मासेस को फूड नहीं पहुंच पाता। फिर राइस इंपोर्ट्स जो थे साउथ ईस्ट एशिया, बर्मा वगैरह, यहाँ से हम लोग राइस इंपोर्ट्स बंद कर दिया था, आईएम मतलब इंपोर्ट्स। एंड मिसमैनेजमेंट, करप्शन, होर्डिंग, ये सब चीजें प्रेजेंट थी, इसीलिए फेमाइन आया, और कम से कम 15 से 30 लाख लोग मर गए बिकॉज ऑफ दिस फेमाइन। एंड दिस फेमाइन वाज मोस्टली प्रेजेंट इन दिस एरिया, दैट इज साउथ वेस्ट बंगाल वर्स्ट अफेक्टेड, ढाका, फरीदपुर, तामलुक, नौखाली एक्सेट्रा। तो ये तो हो गया गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स एंड गवर्नमेंट की वजह से क्या क्या हुआ। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और द एस्टिमेट
और ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट और ऑगस्ट रिवॉल्यूशन। एक तो सबसे पहले लीडर्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, इसीलिए वायलेंस वाज देयर। ठीक है, ईस्टर्न यूपी, बिहार, मिदनापुर, महाराष्ट्र, कर्नाटका, दे वर द स्टॉर्म सेंटर्स। फिर मास पार्टिसिपेशन जो हमने ऑलरेडी देख लिया, द वाइडेस्ट सोशल बेस था, तो वाइडेस्ट सोशल बेस में हम लोग ये सब लिखेंगे और ये भी लिखेंगे। फिर उसके बाद लॉयल्टी टू ब्रिटिश कम हो रही थी क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, जमींदार वगैरह भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, एंड हेजेमनी वाज आल्सो डिक्रीजिंग, तो हेजेमनी ऑफ गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज इरोडिंग। तो इसमें स्पॉन्टेनिटी एलिमेंट बहुत ज्यादा था। स्पॉन्टेनिटी एलिमेंट मतलब अपने हिसाब से करना। जो लोकल एक लीडरशिप होती है, लीडरशिप क्या करती है, ब्रॉड प्रोग्राम देती है, और जो लोकल लेवल जो कमिटीज होती है वो अपने अपने हिसाब से स्पॉन्टेनियसली एक्ट करते हैं। तो ये जो स्पॉन्टेनिटी वाला एलिमेंट था वो ज्यादा था इस टाइम पे। फिर इंडिपेंडेंस वाज द इमीडिएट एजेंडा, ये तो समझ गया था कि भाई अब तो हम इंडिपेंडेंस लेके ही मानेंगे। और कॉमन पीपल डिस्प्लेड हीरोइज्म एंड मिलिटेंसी, तो ये ध्यान में रखना। पैरेलल गवर्नमेंट वाज आल्सो फीचर, तो ये सब आप सिग्निफिकेंस में लिख पाएंगे, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। पैरेलल गवर्नमेंट्स में आप एग्जांपल देंगे, दैट इज बलिया, प्रति सरकार ऑफ सातारा, बाढ़ पैरेलल गवर्नमेंट, देन तामलुक जातीय सरकार एंड ऑल, ये सब एग्जांपल्स आप लिखना पड़ेगा आपको। अब एक डिबेट यहाँ पे आता है कि व्हाट वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट, क्या वो स्पॉन्टेनियस था या वो प्लान रिबेलियन था। अब ये ध्यान में रखेंगे कि स्पॉन्टेनिटी का एलिमेंट तो ज्यादा था, लेकिन ये जो पूरा मूवमेंट होते हैं, इट वाज द नेचर ऑफ महात्मा गांधी मूवमेंट्स की भाई पहले ये लोग कंस्ट्रक्टिव वर्क करते, स्ट्रगल टू स्ट्रगल स्ट्रेटेजी से, और धीरे धीरे मासेस के अंदर एक जुनून फिक्स करते कि भाई आगे जब कोई भी मूवमेंट आएगा तो इंटेंस अमाउंट में मास आएंगे। तो ये तो नेचर हो गया, इट वाज अ प्लान रेबेलियन। फिर उसके बाद लीडर्स क्या करते हैं, जो मैंने ऑलरेडी बताया, लीडर्स एक ब्रॉड प्रोग्राम देंगे, लेकिन लोकल लेवल कमिटीज जो है वो डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। इस वजह से दिस वाज अ प्लान्ड रेबेलियन। फिर इवन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में फ्रीडम दिया गया था लोगों को कि भाई आपको आपके हिसाब से बिहेव करना है। महात्मा गांधी ने भी ये बोला था कि एवरीवन, कंसिडर एवरीवन एज फ्री। अब आप सब लोग खुद को फ्री कंसिडर कीजिए और अपनी अपनी ओन कोर्स ऑफ फ्रीडम आप डिसाइड कीजिए। तो दिस वाज आल्सो द कल्मिनेशन ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट और द नेशनलिज्म फेज, और आल्सो नोन एज स्ट्रगल विक्ट्री। अब हम सिर्फ विक्ट्री मतलब जवाहरलाल नेहरू जो कहते थे स्ट्रगल विक्ट्री, अब हम सिर्फ विक्ट्री लेके ही रहेंगे। दिस वाज द कल्मिनेशन ऑफ दैट, एंड गांधी जी आल्सो गिव डू और डाई स्लोगन। सो ये रहा क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे वेवेल प्लान एंड उसके आगे की चीजें। थैंक यू गाइस, जय हिंद।